हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनकम टैक्स में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कौन-कौन से डिडक्शंस हैं जो कि वो क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट देयर ग्रॉस टोटल इनकम टू अराइव एट टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे ही टैक्स कैलकुलेट होता है, तो जितने ज्यादा आपके डिडक्शंस होंगे उतनी ही कम आपकी टोटल इनकम बनेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम टैक्स प्लानिंग देखेंगे थ्रू डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस है वो 80C टू 80U कवर होते हैं एंड ये डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट में मिलते हैं एंड हम नेट इनकम अराइव होती है। वैसे ही जितने भी डिडक्शंस है वो ग्रॉस टोटल इनकम के से एक्सीड नहीं हो सकते हैं। आपकी अगर ग्रॉस टोटल इनकम जितनी भी है आप उससे ज्यादा का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ग्रॉस टोटल इनकम तक ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद एसएससी को प्रूफ भी संभाल के रखने हैं जो उन्हें इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्योंकि बाद में जब असेसमेंट होगा तो प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब डिडक्शंस क्या है? जैसे बिजनेस में इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद ही नेट इनकम आती है और नेट इनकम ही टैक्सेबल इनकम कहलाती है। वैसे ही इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो ये एक्सपेंसेस हैं इस ये डिडक्शंस के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल एचयूएफ इनकम कमाते हैं, इनकम माइनस डिडक्शन इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम। और जो ये डिडक्शंस की मैं आज बात करूंगी, ये ऐसे बनाए गए हैं इनकम टैक्स में कि आप जो एक्सपेंसेस करते हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन। जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जरूरी, वो भी आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए टैक्स पेयर को, सो दैट वो अपनी रिटर्न सही फाइल कर पाए। कैटेगरीज डिडक्शंस की जो कैटेगरी 80C से 80U वो ऐसी बनाई गई है जैसे सेविंग भी इनकरेज हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर आप जो कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। अगर आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, सोशल डिजायरेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन। इसके बाद अगर घर में कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, अगर आप उनकी देखभाल कर रहे हैं या आप खुद असेसी होकर असेसी हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। तो अब सबसे पहला जो डिडक्शन है इनकम टैक्स में वो है सेक्शन 80CCE। काफी लोगों को ये डाउट है कि जो 1,50,000 का जो डिडक्शन है वो 80C से रिलेटेड है, बट इसमें मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ कि 80C के साथ 80CCC 80CCD सबसेक्शन 1 ये तीन सेक्शन जब आप मिलाते हैं तो आपका जो लिमिट है डिडक्शन की वो मैक्सिमम 1,50,000 तक हो सकती है। तो ये जो 1,50,000 तीन सेक्शन को मिला के ये लिमिट बताता है, ये कौन सा सेक्शन बताता है? ये सेक्शन 80CCE बताता है। ये बोलता है कि आपको 80C 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 के जो एक्सपेंसेस है, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, उनको ऐड करिए और फिर देखिए 1,50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। According to the section 80CCE, the maximum aggregate deduction that can be claimed under section 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1 cannot exceed 1,50,000। इसके बाद हम पहले 80C देखते हैं। 80C में कौन कौन से नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं जो कि आप करेंगे तो आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो 80C इंडिविजुअल और एचयूएफ को एप्लीकेबल है। मैक्सिमम लिमिट क्या बोलती है? 1,50,000 तक। नेचर ऑफ पेमेंट्स कैसे? जैसे LIC प्रीमियम फॉर ओन लाइफ, स्पाउस और एनी चाइल्ड, ये कवर्ड है। और अगर हम एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ अगर पॉलिसी ले रहा है लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसको अपने मेंबर के नाम पे लेना पड़ेगा, तभी LIC प्रीमियम का डिडक्शन एक एचयूएफ क्लेम कर सकता है। वैसे ही अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो अमाउंट भी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू यूलिप भी कवर्ड है 80C में। अगर आपने पीपीएफ 15 इयर्स वाला पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो वो कंट्रीब्यूशन भी अलाउबल है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपने लेके रखे हैं, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है सर्टिफिकेट्स में प्लस उसका एक्रूड इंटरेस्ट एक्सेप्ट लास्ट ईयर, क्योंकि जो अक्रूड इंटरेस्ट मिलता है हर साल वो फिर से इन्वेस्ट हो जाता है, तो आप जो आपका री इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट भी एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट होता है, बट लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको एज इन मेच्योरिटी मिल जाता है, तो इस वजह से लास्ट ईयर वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। बाकी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आप एनएससीज कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करें तो उसका डिडक्शन भी मिलता है। ट्यूशन फीस अपने बच्चों की आप पे करते हैं तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लोन लेके रखा है तो जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है वो वाला अमाउंट आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट अगर आपने लॉक इन पीरियड की 5 इयर्स वाली बनाई है तो उसका डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, इसकी भी लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स की, अगर आप ये बनाते हैं तब भी आपको डिडक्शन एटीसी का मिल जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था एटीसी से रिलेटेड। अब हम एटी ट्रिपल सी देखते हैं, क्योंकि एटीसीसीई सबसे फर्स्ट सेक्शन जो हमने देखा था उसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं, तभी तीनों को ऐड करके 1,50,000 की लिमिट मिलती है। तो उसमें से फर्स्ट तो एटीसी हो गया, सेकेंड है एटी ट्रिपल सी जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड की बात करता है। ये इसका बेनिफिट इंडिविजुअल एसएससी ले सकते हैं, एंड जो एलिजिबल अमाउंट है वो रहेगा अमाउंट पेड डिपॉजिटेड अंडर an annuity plan of LIC or any insurer for receiving pension। जो आप इस पॉलिसी से रिलेटेड फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो अमाउंट एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। बट मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1,50,000 along with ATC contribution and ATCCD subsection 1। अब हम देखते हैं एनपीएस। एनपीएस क्या है? National Pension Scheme is designed to give a way for all citizens of India to contribute towards pension and enjoy pension benefit during their old age retirement। ये स्कीम है जिससे जो सिटीजन्स हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करें और अपने रिटायरमेंट के टाइम पे एज अ पेंशन बेनिफिट उठा पाए। तो मतलब ये क्या है? ये ओल्ड एज इनकम है। आज आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप अपने रिटायरमेंट में इनकम एंजॉय कर पाएंगे। इस स्कीम में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपके एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो कवर्ड होता है एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 में। तो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, कंडीशंस क्या है? इंडिविजुअल असेसी होना चाहिए और बाय एम्प्लॉय। He is employed by central government or employed by any other person. He may be self-employed। अगर आप employed है तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो ये सेक्शन गवर्न करेगा। और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप भी स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड वो जो कंट्रीब्यूशन है वो एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 से गवर्न होगा। He has paid or deposited in previous year any amount in his account under NPS। अब हम लिमिट देख लेते हैं, लिमिट क्या होगी? तो एम्प्लॉयज के लिए 10% ऑफ सैलरी, एंड फॉर इंडिविजुअल एसएससी मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और इस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो 20% ऑफ जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम। आप सारी पांचों हेड की इनकम मिला लें, उसका 20% तक आप कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CC D सबसेक्शन 1। कौन? जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड जो एम्प्लॉयज हैं वो 10% ऑफ सैलरी कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए 40% कर दी गई है। इसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है सेक्शन 80 CC D सबसेक्शन 2, ये सेपरेट सेक्शन है 1,50,000 के अलावा। अभी हमने जब 1,50,000 की लिमिट देखी उसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं, 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। अब हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं जो कि 80CCD सबसेक्शन 2, ये एडिशनल सेक्शन है। इसमें एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो कवर्ड होता है। तो कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एनपीएस इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न्ड एम्प्लॉय इन द ईयर इन विच कंट्रीब्यूशन इज मेड। लिमिट क्या है? 10% ऑफ सैलरी फॉर अदर एम्प्लॉयज एंड 14% ऑफ सैलरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो कि इस साल इस बजट में 14% कर दिया फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। बट अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो 10% फॉर अदर एम्प्लॉयज एंड 14% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज।
नेक्स्ट जो सेक्शन है एडिशनल डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है, सेक्शन है 80 CCD सबसेक्शन 1B। ये एडिशनल डिडक्शन की बात करता है टुवर्ड्स एनपीएस, जो कि मैक्सिमम है 50,000 तक। एडिशनल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड up to 50,000 for contribution made by individual SSC under NPS. On this contribution, the ceiling of 1,50,000 under Section 80 CCE will not be applicable. मतलब अगर आपके other contributions भी है जो अभी हमने अभी तक बात करें और NPS का भी contribution है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया और एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट किया, तो पीपीएफ में अगर आपका 1,50,000 पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है तो आप 1,50,000 का तो बेनिफिट लेंगे, साथ में आप एनपीएस की सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1B में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन सीसीई जो सबसे फर्स्ट मैंने आपको समझाया था वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप एडिशनली ले सकते हैं। The additional deduction of 50,000 is available whether or not any claim under section 80 CCD subsection 1 has been made। अगर आपने 1 में किया हो या नहीं किया हो, बट आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मिस्टर एक्स कवर्ड बाय एनपीएस गेट सैलरी ऑफ 8 लाख पर annum. He contributes 10% of salary towards NPS and 1,21,000 towards PPF। 80,000 रुपए वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है और 1,21,000 वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2,01,000। अब इसमें से 1,50,000 का तो उसको 80C में मिल जाएगा, एंड बाकी वो 80 CCD सबसेक्शन 1 में ले सकता है और 1B में भी ले सकता है। कैसे ले सकता है वो? सबसे पहले तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो एडिशनल डिडक्शन का बेनिफिट है वो ले ले। तो 80,000 में से जो 50,000 है वो सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 में ले लेगा। बाकी का जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है 30,000 वो 80 CCD सबसेक्शन 1 में ले लेगा। अब जो 1,50,000 की लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 सेक्शन से रिलेटेड है, 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1। 80 CCD सबसेक्शन 1 में तो उसने 30,000 ले लिया, दैट मीन्स वो बाकी का जो है वो सिर्फ 1,20,000 ही ले सकता है। तो 80C में उसका कितना कंट्रीब्यूशन वो क्लेम कर सकता है? 1,20,000। तो 1,000 उसने एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं, अगर आपके अदर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है रिलेटेड टू 80C, तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि एडिशनल डिडक्शन का बेनिफिट ले पाए, सो दैट बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 80C 80 CCD सबसेक्शन 1 में कवर हो जाएगा। समरी फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो क्या है ये पूरा 80 CCD का चक्कर, तो 80 CCD के 2 सेक्शन हैं, 80 CCD 1 एंड 80 CCD 1B। 1 में 1,50,000 की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होती है, बट ये जो 80 CCD सबसेक्शन 1B है वो न्यूली इंसर्टेड है, और ये एडिशनल डिडक्शन है जो कि 1,50,000 की आप बेनिफिट ले या नहीं ले, आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा अगर आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, एंड मैक्सिमम 50,000 तक का आपको इस सेक्शन में बेनिफिट मिल सकता है। बाकी का आप 80 CCD सबसेक्शन 1 में ले लें, और इसकी लिमिट 80 CCD सबसेक्शन 1 की लिमिट जो है 10% ऑफ सैलरी, एंड जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है उसकी लिमिट है 50,000 एडिशनल डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय इंडिविजुअल। तो ये तो रही एम्प्लॉय की बात या सेल्फ एम्प्लॉयड की बात। एम्प्लॉयर का जो सेक्शन है वो 80 CCD सबसेक्शन 2 से कवर होता है। अब हमने ये डिडक्शन सेविंग्स से रिलेटेड की बात की है, अब हम देखते हैं ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जिसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं इन इनकम टैक्स एक्ट। तो कुछ डिडक्शन है, जैसे 80D है, 80DD है, DDB है, ई है, EEA है, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर which relates to medical insurance, medical treatment of handicapped dependent etc और repayment of loan। इन सब की आप बताना डिडक्शन ले सकते हैं। ये सारे डिडक्शंस क्यों आए इनकम टैक्स में? टू प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इसलिए ये डिडक्शंस आए हैं। तो हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से डिडक्शन है। सबसे पहले है सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। ये सेक्शन का बेनिफिट कौन उठा सकते हैं? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और पॉलिसी किसके नाम पे होनी चाहिए? इंडिविजुअल के केस में खुद के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, एंड एचयूएफ की बात करें तो मेंबर्स के नाम पे होनी चाहिए। अब इसमें जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो ये अदर देन कैश मोड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कैश में किया तो
डिसअलाउड, आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। तो आपको अदर देन कैश मोड ही प्रीमियम पे करना है। अब हम लिमिट की बात कर लेते हैं। 80D में लिमिट क्या है? तो अगर दो लिमिट्स है, एक 25,000 की है और 50,000 की है। अगर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी ली गई है तो 25,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन की है तो 50,000 है लिमिट। अब देखते हैं, खुद के लिए तो अलग से मिलेगा ही डिडक्शन, साथ में पेरेंट्स के लिए भी एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आप जो इंडिविजुअल है प्लस उनके पेरेंट्स दोनों 60 इयर्स एंड बिलो है उनकी एज, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन है, तो 25,000 फॉर सेल्फ एंड 25,000 फॉर पेरेंट्स, तो 50,000 तक का मैक्सिमम रिडक्शन मिल जाएगा। वैसे ही सेकंड केस अगर कुछ ऐसा बना है कि सेल्फ है लेस देन 60 इयर्स एज है, नॉन सीनियर, एंड पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है, मोर देन 60 इयर्स एज है, तो खुद के लिए तो 25,000 तक का वो क्लेम कर सकता है प्रीमियम, एंड पेरेंट्स के लिए 50,000 तक की लिमिट है। तो टोटल उसको 75,000 की मिल जाएगी अगर उसने खुद के और पेरेंट्स के नाम पे पॉलिसी ली है। अगर दोनों ही, वो भी और पेरेंट्स दोनों ही मोर देन 60 इयर्स है और सीनियर सिटीजन है, तो दोनों के लिए सेपरेट 50,000 की लिमिट है, तो मैक्सिमम 1 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D। वैसे ही सेम अपने एचयूएफ से रिलेटेड है। अगर ऐसे मेंबर्स के लिए ली है पॉलिसी जो कि नॉन सीनियर है तो 25,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है। ये तो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड। यही सेक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी एक एक्स्ट्रा 5,000 की बेनिफिट की बात करता है, जो कि आप कैश में भी इनकर कर सकते हैं। ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इनकम टैक्स ये मानता है कि साल भर मेडिकल हेल्थ चेकअप में कुछ ना कुछ तो खर्च हो जाता है, तो इसलिए कैश में ये अलाउड है। इसके बाद फैमिली की जो डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर होते हैं, एंड पेरेंट्स के केस में फादर एंड मदर, डिपेंडेंट और अदरवाइज दोनों कवर्ड होते हैं। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब पॉलिसी नहीं लेके रखी है, तो अगर सीनियर सिटीजन है और उनमें उनका मेडिकल का एक्सपेंडिचर है और बैंक से इनकर करा गया है, तो एज अकॉर्डिंग टू द लिमिट आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उठा सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर कैन बी टेकन एज डिडक्शन मैक्सिमम अप टू लिमिट स्पेसिफाइड अबव, बट द एक्सपेंडिचर शुड बी टेकन थ्रू बैंक एंड फॉर सीनियर सिटीजन whose medical policy has not been taken। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेडिकल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी नहीं है तभी आप एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी होगी तो इंश्योरेंस आपको रियम्बर्स कर ही देगा। तो ये है ओवरऑल 80D। अब हम देखते हैं 80DD, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट की बात करता है। ये सेक्शन और एक और सिमिलर सेक्शन है 80U। इन दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, लिमिट्स भी सिमिलर है। इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पर भी उठा सकते हैं, वहां वहां पर इंडिविजुअल उठा सकते हैं, एंड कंडीशंस भी सेम है। पर एक चीज अलग है कि 80DD का जो बेनिफिट है वो पर्सन उठाता है जो केयर करता है ऐसे पर्सन की जो कि डिसेबल है, एंड 80U में वो पर्सन उठाता है जो कि खुद डिसेबल है। बस इतना फर्क है। 80DD में जो केयर कर रहा है, जो एक्सपेंसेस उठा रहा है ऐसे पर्सन की जो कि डिसेबल है, वो बेनिफिट उठाता है, और 80U में जो पर्सन खुद डिसेबल है वो बेनिफिट उठाता है। अब देखते हैं हम इसको डिटेल में। तो टैक्स पेयर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 40%। अगर जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा है तो 75,000 है मैक्सिमम, एंड अगर सीवियर डिसेबिलिटी है दैट इज मोर देन 80% तो 1,25,000 तक की लिमिट है एज डिडक्शन। अब इसमें पर्सन कौन बताया गया है? इंडिविजुअल के केस में स्पाउस हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। इनमें से कोई भी डिसेबल है और इंडिविजुअल उनका खर्चा उठाता है, उनकी देख रेख करता है, तो इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द लिमिट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एचयूएफ की बात करें तो मेंबर ऑफ एचयूएफ, कोई भी मेंबर डिसेबल है तो एचयूएफ बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर wholly and mainly dependent and such person has not claimed under section 80U, deduction under section 80U, जिन
पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि डिसेबल है, उनने 80U में डिडक्शन क्लेम ना किया हो, तो इस सेक्शन का बेनिफिट इंडिविजुअल और एचयूएफ उठा सकते हैं। इसके केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं कैसे खर्चा आप उठा सकते हो। ऑप्शन एक ये है, टैक्स पेयर हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आप या तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है, टैक्स पेयर हैज डिपॉजिटेड और पेड अंडर स्कीम फ्रेम्ड इन देयर बिहाफ दिस बिहाफ बाय एलआईसी और अदर इंश्योरेंस। आपने या तो एक पॉलिसी लेके रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सन विद डिसेबिलिटी की, और आप प्रीमियम पे करते हैं। तो अगर आप दोनों ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी खर्चा उठाते हैं, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बस इसके लिए क्या है, फॉर्म 10IA बताया गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। Taxpayer has to provide copy of certificate issued by medical authority along with return of income. नेक्स्ट जो सेक्शन है 80DDB, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ये सेक्शन का बेनिफिट अगेन, टैक्सपेयर इज रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिविजुअल एचयूएफ उठा सकते हैं। टैक्सपेयर हैज पेड एनी अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। इस सेक्शन में स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर असेसी हिमसेल्फ, डिसीज किसकी खुद को भी हो सकती है, या होली और मेनली डिपेंडेंट हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अगर एचयूएफ की बात करें तो मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर जो एचयूएफ के हैं, उन जो होली एंड मेनली डिपेंडेंट है, उनके डिसीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया हो एचयूएफ ने, तो एचयूएफ क्लेम कर सकता है। इसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डिडक्शन है वो एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ 40,000। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 1 लाख, विच एवर इज लेस होना चाहिए। जब हमने 80DD की डिडक्शन की बात की थी तो वो फिक्स्ड था, बट ये एक्चुअल और लिमिट विच एवर इज लेस का मिलेगा 80DDB में। इसके बाद अगर एजुकेशन लोन लिया गया है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। इसका बेनिफिट इंडिविजुअल उठा सकते हैं, और जो लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया हो फॉर परसुइंग हिज ओन हायर एजुकेशन, और फॉर रिलेटिव दैट इज स्पाउस और एनी चाइल्ड, और फॉर स्टूडेंट फॉर होम द टैक्स पेयर इज द लीगल गार्जियन। इनके नाम पे ही इनके एजुकेशन के लिए ही लोन लिया गया हो। और डिडक्शन जो है, इंटरेस्ट का बेनिफिट आप मैक्सिमम 8 इयर्स तक ले सकते हैं, जब से इंटरेस्ट पे करना आपने चालू किया है। और अगर आप 8 साल से पहले पहले लोन रीपे भी कर देंगे, तो जब तक आपने लोन रीपे कर दिया तब तक का मिलेगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट इज डिडक्टेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 इयर्स, और टिल इंटरेस्ट इज पेड विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट पे करें तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हाउस प्रॉपर्टी लोन। अगर आपने लिया है तो एंड उससे रिलेटेड भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का तो आपने 80C में देख लिया, प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो 80C में ले सकते हैं, बट इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं तो वो एक तो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24 में कवर होता है, एंड एक एडिशनल सेक्शन लेकर आए हैं 80EE, उसमें भी आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब एडिशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। कंडीशंस क्या है, कंडीशन है इंडिविजुअल होना चाहिए। फिर असेसी नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 80EEE, ये सिमिलर काइंड ऑफ सेक्शन है जो कि पहले भी आया है 80EE, जो कि सेपरेट जो पीरियड है, लॉक इन पीरियड है, जब आपने लोन लिया हो उसके लिए डिफरेंट है। तो अगर आपने पहले इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ही हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो लोन लिया है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो, और जो लोन सैंक्शन होना है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद और 31 मार्च 2022 के पहले, मतलब बस आई गई है लास्ट डेट, उससे पहले होना है। अगर लोन इस पीरियड में सैंक्शन होता है तो आप सेक्शन EE का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक बात और है, स्टैम्प ड्यूटी जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की है वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप एडिशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो इंटरेस्ट का
अमाउंट है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट और 1,50,000 विच एवर इज लेस होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट आपने 24B में लिया है, सेम अमाउंट आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। एडिशनली दैट मीन्स सेक्शन 24 में 2 लाख तक की लिमिट बताई है। अगर आपकी 2,50,000 तक का इंटरेस्ट आप पे करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो 2 लाख तो आप 24B में ले लें। बाकी जो 50,000 का है वो आप सेक्शन 80EE में ले सकते हैं, अगर आप कंडीशन फुलफिल करके एलिजिबल होते हैं तो ये एक और सेक्शन है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर हाउसिंग लोन की मैं बात करूं तो प्रिंसिपल तो 80C में कवर होता है, जिसमें मैक्सिमम लिमिट जो है 1,50,000 की है। बट इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट दो जगह कवर करा जाता है। एक 24B हाउस प्रॉपर्टी में, जहां जो लिमिट है वो अप टू 2 लाख तक की लिमिट है, और जो एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट है वो 1,50,000 है अंडर सेक्शन 80EE। ये बेसिकली फर्स्ट होम बायर्स के लिए सेक्शन आया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करी है एंड लोन लिया है, तो लोन के पे आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं 80EE में। कंडीशन इंडिविजुअल होना चाहिए, लोन लिया हो फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो लोन सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद और 31 मार्च 2023 के पहले होना चाहिए। 1 साल तक का आपके पास टाइम है इस सेक्शन का बेनिफिट उठाने के लिए। और डिडक्शन किस चीज का मिलेगा? इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 1,50,000 विच एवर इज लेस। सेम इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल अगेन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट। इनकम टैक्स में एक बात है कि एक अमाउंट का आप दो जगह बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 80G का है, जो कि डोनेशन से रिलेटेड है। डोनेशंस मतलब सोशली आप कोई वेलफेयर कर रहे हैं, आप डोनेशंस दे रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। कुछ कंडीशंस है, देखते हैं हम। असेसी कैन बी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म और एनी अदर पर्सन, मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ये सब बेनिफिट उठा सकते हैं 80G का। जब आप डोनेशन कर रहे हैं तो उसमें दो होते हैं कि कुछ डोनेशंस जो है लिस्ट बताई गई है, 100% आपने जो अमाउंट डोनेट किया है उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, अगर जो लिस्ट बताई गई है 80G में उन फंड्स में आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो। एंड वैसे ही 50% की भी लिस्ट है, आपने जो अमाउंट डोनेट किया है उसका 50% तक डिडक्शन मिलता है, अगर आपने उस लिस्ट जो 50% वाली लिस्ट है उनमें कंट्रीब्यूट किया है तो। मोड क्या है? अदर देन कैश होना चाहिए। अगर आपने 2,000 तक का सिर्फ डोनेशन किया है तो कैश में भी चलेगा, रिसीट होनी चाहिए। If donation is given to the following, then full amount of donation 100% is allowed for deduction. National Defence Fund, Prime Minister National Relief Fund, National Children Fund, National Sport Fund, Chief Minister Relief Fund, ये एग्जाम्पल है। एक डिटेल लिस्ट है 80G के सेक्शन में, 100% के लिए अलग है और 50% के लिए अलग है। इसके साथ ही साथ अगर 50% की हम बात करें तो उस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, ऐसे कुछ डिडक्शंस है जिसमें 50% तक ही अलाउड है। अब इसकी भी एक लिमिट होती है। तो इफ एनी डोनेशन इज गिवन टू लोकल अथॉरिटी, सोसाइटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रमोशन, और डोनेशन इज गिवन फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर अप्रूव्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन में से अगर आप दिया गया है तो उसके लिए 100% or 10% of gross total income, whichever is least, will be allowed as deduction। इसके लिए अलग मैं आगे आपको चार्ट फॉर्म में समझाऊंगी। वैसे ही अगर चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 80G और नेशनल वाइड फेमस पब्लिक वर्शिप प्लेसेस or historical monuments, or donation is given to any institution established for development of housing sector in the country, इन तीनों के केस में 50% और 50% of 10% of gross total income, whichever is least, is allowed as deduction। तो कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं चार्ट फॉर्म में। 80G जब आप डोनेशन देखें तो आपके पास दो चीजें होती हैं। एक डोनेशन है जिसमें कोई लिमिट नहीं लगती और एक है जिसमें लिमिट लगती है, जो कि 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की है।
जब नो लिमिट की बात करें तो अगेन आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी कि 100% वाली लिस्ट के लिए डोनेशन दिया गया है या 50%। वैसे ही अगर लिमिट लग रही है तो लिमिट लगाने के बाद आपको फिर देखना है कि 100% अलाउड है या 50% अलाउड है। इसके लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे बनती है, पांचों हेड को मिला के उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, पहले तो 80C से 80U तक के जो भी डिडक्शन है एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G का तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाकी के डिडक्शन आप माइनस कर लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में है तो वो माइनस कर दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो माइनस कर दीजिए। ये सब माइनस करने के बाद आपके पास एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब हम कैसे कंप्यूट करेंगे 80G से रिलेटेड, तो ग्रॉस टोटल इनकम लिया, इसमें से पहले आप नो लिमिट, जिसमें कोई लिमिट नहीं, मतलब 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की लिमिट नहीं लग रही है, वो माइनस कर दीजिए। उसमें आपको 100% डिडक्शन और 20% 50% देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 100% डिडक्शन के 20,000 डोनेशन दिया है और 50% डिडक्शन से रिलेटेड 30,000 डोनेशन दिया है, तो 50% डिडक्शन के लिए हमें 15,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि 30,000 हमने डोनेशन दिया है। और हम अगर लिमिट की बात करें, लिमिट डोनेशंस जैसे कि फैमिली प्लानिंग या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिया है, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो पहले तो आप एक्चुअल डोनेशन ले लीजिए। फैमिली प्लानिंग फॉर एग्जांपल 27,700 दिया है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए 22,000 दिया है, तो टोटल डोनेशन कितना हो गया 49,700। और 10% ऑफ एजीटीआई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम ने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था 32,000, 3,23,700 है, तो इसका 10% कितना हुआ 32,370। विच एवर इज लोअर, लोअर कितना अलाउड होगा, मतलब लिमिट डोनेशन में 32,370। अब 32,370 में से भी सबसे पहले आपको 100% माइनस करना। 100% किन किन लोगों, किन किन चीजों के लिए है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो रन करते हैं, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन से रिलेटेड अगर आपने डोनेशन किया तो 100% मिलेगा। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में 27,700 डोनेशन दिया है, तो 100% मिल जाएगा। तो 32,370 में से 100% 27,700 डिडक्ट हुआ, तो 4,670 बचा। अब इसका भी 50% मिलेगा कौन से, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के डोनेशन में। तो हमने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के डोनेशन में कितना 22,000 डोनेट किया था, इसमें 22,000 के अगेंस्ट में कितना डिडक्शन मिलेगा 2,335। तो ऐसे जो 80G का डोनेशन है टोटल, वो हो जाएगा 65,035 रुपीज, 20,000 फॉर 100% डिडक्शन, 15,000 फॉर 50% डिडक्शन। एंड अभी जब हमने फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड देखा तो 27,700 एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 2,335। तो ऐसे टोटल जो 80G का डिडक्शन है वो 65,035 रुपीज मिल जाएगा। ये तो हो गए 80G से रिलेटेड। अब हम अगर रेंट पे करते हैं, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप रेंटेड प्रेमाइसेस में रहते हैं, या फिर आप सैलरीड एम्प्लॉय है जिनको एचआरए नहीं मिलता, उनकी कंपनी उनको एचआरए नहीं मिलती, तो वो 80G का बेनिफिट उठा सकते हैं फॉर रेंट पेमेंट। बट इसकी भी कंडीशंस है, इसमें ये बताया गया कि जो असेसी है, जो रेंट पे करता है, उसके या उसकी फैमिली का कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इंडिया में या अब्रॉड में। उसके नाम पे कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी इस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। एंड इस सेक्शन का जो डिडक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जो रेंट पे कर रहे हैं -10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ये फर्स्ट लिमिट है। सेकंड है 25% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और थर्ड है 5,000 पर मंथ। विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो 80G का डोनेशन, 80G का बेनिफिट क्लेम हो जाएगा। ये किन किन लोगों के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड रेंट पे करते हैं, या एम्प्लॉय है बट एचआरए जिनको नहीं मिलता। इसके अलावा 80TTA जो कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग डिपॉजिट से रिलेटेड है। अगर आपका सेविंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट है तो मैक्सिमम 10,000 तक का बेनिफिट मिलता है। इसमें फिक्स डिपॉजिट कवर्ड नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वैसे ही 80TTB सीनियर सिटीजन के लिए आया है, इसमें एफडी हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, इन सब से जो भी उनको इंटरेस्ट मिलता है मैक्सिमम 50,000 तक का सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
डिडक्शंस है इनकम टैक्स में जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ क्लेम कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा और आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।